और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी से लिया हुआ कुछ पार्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये एनी फ्रैंक कौन है और इसने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा है जो हमें पढ़ने की नौबत आ गई। एनी फ्रैंक का पूरा नाम है एनेलिस मैरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनी फ्रैंक। इसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 12 जून 1926 को हुआ था और ये एक जूइश लड़की थी। जर्मनी में उस समय में हिटलर का राज था, वो जूइश लोगों को देखते से ही मार देता था। तो एनी फ्रैंक की फैमिली हिटलर से बचने के लिए नीदरलैंड चले जाते हैं। नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम, वहां जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर ने नीदरलैंड पे भी अपना कब्जा कर लिया और फिर वहां भी बचे खुचे जो भी जूइश लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। एनी फ्रैंक का पूरा परिवार डर गया, इसीलिए एनी फ्रैंक का पूरा परिवार और 4 लोग जो हैं वो एनी फ्रैंक के पापा के ऑफिस के बिल्डिंग में जाके छिप गए। एनी फ्रैंक के पापा का नाम था ऑटो फ्रैंक और उनका ऑफिस के बिल्डिंग में एक सीक्रेट जगह था, वहां पर जाके ये लोग 2 साल तक छिपे हुए रहे, क्योंकि हिटलर का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि घर से निकलने का मतलब था मौत को दावत देना। 12 जुलाई 1942 से लेके लगातार 2 साल तक वो लोग उसी ऑफिस बिल्डिंग में छुपे हुए रहे। लेकिन 2 साल बाद वो मनहूस घड़ी आ ही गई जब एनी फ्रैंक और एनी फ्रैंक की सिस्टर मार्गोट फ्रैंक को कंसंट्रेशन कैंप में डालकर मार दिया गया। केवल उसके पिता ऑटो फ्रैंक ही बच पाए, बाकी जितने लोग थे उसको हिटलर ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला। जरा सोच कर देखो, 13 साल की बच्ची 2 साल के लिए लगातार एक सीक्रेट रूम में बंद थी। वो खौफनाक दर्द भरा मंजर क्या ही रहा होगा। लेकिन जब ये सब खत्म हुआ तो एनी फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक वापस एम्स्टर्डम आते हैं, जहां पर उनको एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है। वो उस डायरी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको इंग्लिश नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवाते हैं। ऑटो फ्रैंक को जो डायरी मिली ये एनी को उसके 13th बर्थडे पर मिला था, जिसमें उसने 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक लिखा था। मतलब लगभग पूरे 2 साल 2 महीने। 1942 ये वही साल है जब एनी फ्रैंक और उसके 4 दोस्त जो हैं उसके पापा के ऑफिस बिल्डिंग में छिपकर रह रहे थे, यानी कि उसी दौरान एनी फ्रैंक ने लिखना शुरू किया था। ये डायरी इतना ज्यादा फेमस हो गया कि पूरे वर्ल्ड भर में इसे पढ़ा गया। इसको इसके ओरिजिनल डच लैंग्वेज से अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके बेचा गया। इस पे काफी सारी मूवीज बनी, टेलीविजन पे शोज आए, ओपेरा हुआ, थिएटर हुआ, काफी कुछ हुआ। ये केवल एक डायरी नहीं थी बल्कि हिटलर के खौफ का जीता जागता सबूत थी। ये उस 13 साल की बच्ची की मैच्योरिटी का परिमाण था। ये नाजी ऑक्यूपेशन के डेली लाइफ के बारे में बताती है। नाजी और हिटलर का क्या खौफ था उसके बारे में बताती है। हालांकि हम इस चैप्टर में एनी फ्रैंक का पूरा डायरी नहीं पढ़ने वाले हैं, बस उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब देखते हैं कि उसने अपने डायरी में क्या लिखा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही विचित्र बात है। केवल इसलिए नहीं कि मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि 13 साल के स्कूल जाते हुए बच्चे के बारे में कौन ही पढ़ना चाहेगा, उसके विचारों के बारे में कौन ही रुचि लेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब मैंने मन बना ही लिया है तो मैं लिखूंगी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूंगी, क्योंकि लोगों की अपेक्षा कागज ज्यादा सहनशील होती है। वो हमें जज नहीं करती बल्कि चुपचाप हमारी सारी बातें सुनती रहती है। मुझे ये कहावत एक ऐसे दिन याद आई जब मैं कुछ उदास सी थी, अपने हाथों को गालों पर रख के घर में बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि घर में बैठूं या बाहर जाऊं। मैं बहुत ही बोर हो रही थी, लेकिन अंत में मैं जहां थी वहीं पर बैठी रही और ये सारी चीजें सोचती रही। हाँ, कागज सचमुच में लोगों से ज्यादा सहनशील होती है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि इस पूरी तरह सच्ची नोटबुक जिसको मैं डायरी बोल रही हूँ उसे मैं किसी दूसरे को पढ़ने के लिए दूंगी। जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, यही मेरी सच्ची दोस्त रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक इंसान है या बस एक डायरी। फिर मैं उस बात पे वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। पहला ये कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं इस बात को और स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है। हालांकि मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं और मेरी एक 16 साल की बहन भी है और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। मेरा एक परिवार है, प्यारी मौसियाँ हैं और एक अच्छा घर है। ऊपर से देखने से लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त की। जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप उससे अपने दिल की बात कह सको। जब मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ होती हूँ ना, तो केवल मौज मस्ती करने के बारे में ही सोचती हूँ और हर दिन की साधारण बातों के बारे में सोचती हूँ, जिससे होता यह है कि हम एक दूसरे के और करीब नहीं जा पाते हैं
और यही सबसे बड़ी समस्या है। शायद ये मेरी ही कमी है, हम एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं कर सकते। क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं। हम ना तो एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं और ना ही अपने राज बताते हैं, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है और दुर्भाग्यवश ये बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बातें कर सकूं। और अब ये डायरी ही मेरी सच्ची दोस्त बनेगी। अपने जिस दोस्त की मुझे काफी समय से प्रतीक्षा थी, अब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास मेरी दोस्त है और इसका नाम है किट्टी। मैं इस डायरी में अपनी बातों को उस तरीके से नहीं लिखूंगी जैसे बाकी लोग लिखते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसे एक दोस्त की तरह सारी बातें बताऊं। अब देखो, अगर मैंने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया ना, तो किट्टी को बताई गई बातें किसी को भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं अपने लाइफ की पूरी एक्सप्लेनेशन, एक ब्रीफ स्केच देती हूँ पहले। हालांकि मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। मेरे पिता उन सबसे प्यारे पिता थे जिन्हें मैं जानती थी। उन्होंने मेरी माँ से शादी तब की जब वो 36 साल के थे और मेरी माँ बस 25 साल की थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ और मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। फिर मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए और उसी साल सितंबर में मेरी माँ एडिथ होलेंडर फ्रैंक भी हॉलैंड चली गई, जबकि मैं और मेरी बहन मार्गोट दादी के पास एचएन भेज दिए गए। फिर मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। फिर आई मेरी बारी। फरवरी में मार्गोट के बर्थडे पे मुझे भी हॉलैंड बुला लिया गया। फिर मैं वहाँ मॉन्टेरियस नर्सरी स्कूल में जाने लगी और 6 साल तक वहीं पर पढ़ी। तब मैं क्लास 1 में थी, लेकिन जब मैं क्लास 6 में गई तो मेरी एक टीचर थी मिसेस क्यूप्रस। मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया। वो वहाँ पे हेड मिस्ट्रेस भी थी और जब मैं स्कूल छोड़ के जा रही थी तो फेयरवेल पे हम दोनों बहुत रोए। 1941 में मेरी दादी बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन भी हुआ, इसीलिए उस साल मेरा बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से नहीं मनाया गया। और जनवरी 1942 में मेरी दादी मर गई और उस साल मेरे बर्थडे के साथ साथ दादी का भी कैंडल जलाया गया। और पिछले साल जो मेरा बर्थडे अच्छे से नहीं मना था, उसकी भी सारी कमियां इस साल दूर कर दी गई। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, मैं उनको मिस करती हूँ। अब बस हम 4 लोग ही हैं और हम लोग आपस में खुश हैं। और अब आ गया आज का दिन, 20 जून 1942। तो अभी तक मैंने आपको अपने जीवन के बारे में बताया और अब आज के दिन के बारे में बताऊंगी कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो डियरेस्ट किट्टी, आज 20 जून 1942 है और आज का दिन शनिवार है और आज हमारी पूरी क्लास की टांगे कांप रही है। इसका कारण आने वाली मीटिंग है जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। आधे क्लास शर्त लगाने में लगे हैं कि तुम पास हो जाओगे तो तुम पास हो जाओगे, और मैं और मेरी दोस्त जीएन हमारे पीछे बैठे 2 लड़के सीएन और जैक्स के ऊपर हंस रहे हैं। ही इन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए हुए अपने सारे पैसे शर्त में लगा दिए हैं। सुबह से लेकर रात तक बस यही चलता रहा कि तुम पास हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो नहीं हो पाऊंगा, तुम हो जाओगे। अरे हाँ हाँ, हो जाओगे तुम। अरे नहीं, अरे बोला ना, हो जाओगे तुम। सब लोग बस एक दूसरे से यही कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे तो तुम पास हो जाओगे। जीएन सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि शांत हो जाओ, लेकिन फिर भी वो लोग शांत नहीं हो रहे थे। मैं भी गुस्सा कर रही थी और उन लोग को डांट रही थी कि खामोश हो जाओ, लेकिन फिर भी वो लोग शांत नहीं हो रहे थे। अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारे क्लास में इतने नालायक हैं कि 1/4 स्टूडेंट्स को तो फेल कर देना चाहिए। लेकिन टीचर्स इस पृथ्वी के सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं, वो पता नहीं कब क्या कर दे। मुझे मेरे और मेरे दोस्तों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, हम पास हो जाएंगे। केवल एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो है मैथ। लेकिन इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। हम बस एक दूसरे को यही कह रहे थे कि हिम्मत रखो, हम सब पास हो जाएंगे। मेरे स्कूल में टोटल 9 टीचर थे, जिसमें से 7 जो थे वो मेल थे और 2 जो थी वो फीमेल थी। और मेरी सबसे अच्छे से बनती थी, सिवाय एक इंसान के। वो थे मिस्टर केसिंग। वो एक सन की बुढ़ा था। मिस्टर केसिंग ही हमें मैथ पढ़ाते थे और पता नहीं कितने समय से वो मेरे से नाराज थे, क्योंकि मैं उनकी क्लास में बहुत ज्यादा बातचीत करती थी। उन्होंने मुझे बहुत चेतावनी दी, लेकिन मैं सुधरने वाली कहाँ थी। मैं तो अपने दोस्तों से बातचीत करती थी, गप्पे लड़ाती थी, और इसी कारण वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। उन्होंने मुझे एक चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिख के लाने के लिए कहा। चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक बातूनी, ऐसा व्यक्ति जो हर समय बात करते रहता है। अब भला आप इस टॉपिक पे क्या ही लिख सकते हो। मैंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया और ये डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। मैंने बस नोटबुक में हेडिंग लिखा और अपने बैग में ठूस लिया और चुप बैठने की कोशिश की।
फिर घर आके उस दिन शाम में मैंने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया और फिर मेरी नज़र उस ऐसे पे गई। मैं अपने फाउंटेन पेन को चबाते हुए उसके बारे में सोचने लगी। मैं अगर चाहती तो कोई भी शब्द के बीच में बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ के इधर उधर की बातें लिख सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे मेरी बातों को साबित करने के लिए एक ठोस सबूत चाहिए था। फिर मैंने लिखा कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है और मैंने ये भी लिखा कि मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पाऊंगी क्योंकि ये आदत मुझ में मेरी माँ से आई है। मेरी माँ भी मुझसे ज्यादा नहीं तो कम से कम मेरे जितना तो बोलती ही है। बातें करना हमारी खानदानी आदत है। और ऐसा करते करते चैटर बॉक्स के ऊपर मैंने 3 पेज लिख दिया और फिर जाकर मैं संतुष्ट हो गई। अगले दिन मिस्टर कीजिंग ऐसे को पढ़ते हैं और मेरी आर्ग्यूमेंट्स पे बहुत हंसते हैं, लेकिन जब वो अगला लेसन पढ़ा रहे थे तो मैं फिर से बात करती हूँ और वो फिर से मुझे एक ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर, जिसका मतलब होता है एक असाध्य बातूनी। मैंने इस पर भी ऐसे लिख के उनको सौंप दिया। फिर इसके बाद पूरे 2 लेसन तक मैं बात नहीं करती हूँ। मैं मिस्टर कीजिंग को एक भी शिकायत का मौका नहीं देती हूँ, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान मुझसे नहीं रहा गया और मैं बोल पड़ी और फिर उन्होंने मुझसे कहा, एनी फ्रैंक, क्लास में बात करने के रूप में मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। तुम्हें एक ऐसे लिखना होगा जिसका टाइटल है क्वा 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और इस बात पे पूरा क्लास हंसने लगा तो मुझे भी हंसना पड़ा। चैटर बॉक्स के ऊपर मैंने पहले ही काफी कुछ लिखकर दे दिया था उनको और अब मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अब वो समय था जब मुझे कुछ नया और रोमांचक लिखना था। फिर मेरी सहेली स्नेह, जो कि कविता लिखने में निपुण है, उसने मुझसे कहा कि इस ऐसे को वो शुरू से लेकर अंत तक एक कविता के रूप में लिखने में मेरी मदद करेगी। मैं खुशी से उछल पड़ी और मिस्टर केजिंग इस विषय पे मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं तो उनका ही मजाक उड़ा रही थी। मैंने अपनी कविता पूरी कर ली और ये बहुत ही सुंदर थी। ये एक माँ बत्तख और पिता हंस के बारे में थी, जिनके 3 चूजे थे, यानी कि 3 बच्चे थे, जिन्हें उनके पिता ने चोंच मार मार कर मार दिया था क्योंकि वो दिन भर का करते रहते थे। सौभाग्यवश मिस्टर कीजिंग ने इस मजाक को एक बहुत ही सही तरीके से ले लिया और उन्होंने इस कविता के ऊपर अपनी टिप्पणियां जोड़ते हुए पूरे क्लास को पढ़कर सुनाया और बाकी क्लासेस में भी सुनाया और तब से मुझे बात करने की छूट मिल गई। और फिर उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता है, बल्कि इसका उल्टा आजकल मिस्टर कीजिंग हमेशा मुझसे मजाक की ढंग से बात करते हैं। तो बस यहीं पर तुम्हारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ये बस एनी फ्रैंक की डायरी से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट था। बाकी अगर तुम्हें एनी फ्रैंक की पूरी डायरी पढ़नी है तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल तुम खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि तुम में से कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा। सर जी, सिलेबस कम है पढ़ने के लिए कि वो सब पढ़ने जाएं? अरे हाँ भाई, मुझे पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे, लेकिन इसका एमसीक्यू टेस्ट जरूर देना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तुमने आरके की लाइंस का ऐप डाउनलोड किया या नहीं किया? जल्दी से डाउनलोड कर लो क्योंकि उस पे एमसीक्यू है और अभी तो नोट्स भी आने वाले हैं। यहाँ तक कि कुछ समय बाद तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहीं पर देखने को मिलेगा। बाकी अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो, बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। बाकी अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है, सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। तो चलो मैं तुमको मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है आरके की लाइंस, वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है।